अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हम लोगों ने इलेक्ट्रिक करंट को डिस्कस किया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी को डिस्कस किया और हमने ओहम्स लॉ को डिस्कस किया था। तो स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि आज की लर्निंग आउटकम्स क्या हैं, मतलब आज हम क्या सीखने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि रेजिस्टेंस कितने फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, रेजिस्टेंस का टेम्परेचर के साथ क्या रिलेशन है, रेजिस्टिविटी किसे कहते हैं या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस किसे कहते हैं, और इसकी डिपेंडेंस कितने फैक्टर्स के ऊपर है, हम ये देखेंगे। उसके बाद ये स्टूडेंट्स हम ये देखेंगे कि स्ट्रेचिंग करने से एक वायर को अगर स्ट्रेच किया जाए, अच्छा ये बात याद रखनी है, अक्सर ये बोला जाता है कि अगर एक वायर की लेंथ को डबल कर दिया जाए तो उसकी रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। वो डबल करने का मतलब है कि फर्ज करें ये एक वायर है जिसकी लेंथ L है, इसकी लेंथ को डबल करने का मतलब है कि इतनी ही लेंथ आगे और लगा दी जाए, ये मतलब है वायर की लेंथ को डबल करने का। तो इसका मतलब है कि रेजिस्टेंस सिंपली क्या हो जाएगी, डबल। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, अगर वर्ड स्ट्रेचिंग का आ जाए तो हम उन कॉन्सेप्ट्स को भी डिस्कस करेंगे। तो आइए डियर स्टूडेंट्स आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं, जिसमें लेट्स सपोज, मैं सबसे पहले आपको कहता हूं कि सपोज कर लीजिए हमारे पास एक कंडक्टर है लेंथ L का, एक ये कंडक्टर है, इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है ये जो शेडेड एरिया है ये A है, दिस इज क्रॉस सेक्शनल एरिया A, और इस कंडक्टर की जो लेंथ है डियर स्टूडेंट्स वो है L। अब एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया डियर स्टूडेंट्स कि ये जो आपको कंडक्टर नजर आ रहा है, इस कंडक्टर की जो रेजिस्टेंस है ये लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इस कंडक्टर की जो रेजिस्टेंस है ये क्रॉस सेक्शनल एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब ये हुआ कि कंडक्टर की लेंथ जितनी आप ज्यादा करते चले जाएंगे उसकी रेजिस्टेंस उतनी ज्यादा हो जाएगी, और कंडक्टर की लेंथ जितनी कम कर देंगे उसकी रेजिस्टेंस उतनी कम हो जाएगी। ये जो आपको क्रॉस सेक्शनल एरिया नजर आ रहा है, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया जितना ज्यादा होगा डियर स्टूडेंट्स, कंडक्टर की रेजिस्टेंस उतनी कम होगी, और ये क्रॉस सेक्शनल एरिया जितना कम होगा कंडक्टर की रेजिस्टेंस क्या होगी, ज्यादा। अब एक छोटा सा पॉइंट है यहां पे जो मैं आपको बताना चाहता हूं स्टूडेंट्स, ये देखें, कभी कभार बोला जाता है कि आपके पास एक वायर है और वो थिक वायर है। देखें वर्ड क्या मैं यूज कर रहा हूं, थिक वायर। तो याद रखिएगा जो वायर थिक होती है उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा होता है और उसकी जो रेजिस्टेंस होती है वो कम होती है। इसी तरह से एक वर्ड यूज किया जाता है कि हमारे पास एक वायर है और ये थिन वायर है। अब जो सेकंड टर्म है वो मैं यहां पे यूज कर रहा हूं थिन वायर की। लेट्स से वी हैव ए वायर विच इज थिन वायर, तो इसके बारे में ये कहा जाता है कि इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कम होगा और इसकी जो रेजिस्टेंस है वो ज्यादा होगी। तो थिन और थिक के कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा स्टूडेंट्स। अगर इन दो प्रोपोर्शनैलिटीज को कंबाइन कर दिया जाए तो अब हमारे पास रिलेशन आ जाएगा, यानी प्रोपोर्शनैलिटी बनेगी R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L ओवर A। और आपको पता है प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वालिटी में लाने के लिए हम एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहां पे जो हमारे पास कांस्टेंट आएगा डियर स्टूडेंट्स ये होगा रो, जिसे रेजिस्टिविटी बोला जाता है। तो अब जो कांस्टेंट है मैं उसे मेंशन कर रहा हूं, कांस्टेंट है रो यानी रेजिस्टिविटी, बाकी लेंथ ओवर एरिया एज इट इज आ जाएगा। अब डियर स्टूडेंट्स इस फॉर्मूला को आपने याद रखना है। अब हम ये देखेंगे कि इसके अंदर जो एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आ रहा है, यानी कि ये जिसे मैंने अभी बताया नहीं आपको ये क्या है, जस्ट मैं कह रहा हूं कि ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है रो, इसे बोला क्या जाता है। तो आइए देखते हैं। तो स्टूडेंट्स ये जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है इसका नाम है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, या इसको रेजिस्टिविटी बोला जाता है। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कह दें, या इसका एक और नाम है रेजिस्टिविटी। अब स्टूडेंट्स ये वो पॉइंट है जहां पे बच्चा आके थोड़ा सा परेशान हो जाता है, आपके कॉन्सेप्ट्स यहां पे थोड़े से खराब हो जाते हैं अक्सर, क्योंकि आपको ये पता ही नहीं चल पाता कि रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में फर्क क्या है। तो मैंने बताया कि रो रेजिस्टिविटी है या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है। आइए सबसे पहले इसे डिफाइन करते हैं। तो इसकी डेफिनेशन ये है डियर स्टूडेंट्स कि इट इज द रेजिस्टेंस ऑफ 1 मीटर क्यूब ऑफ द कंडक्टर।
कंडक्टर के यूनिट वॉल्यूम की रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस ऑफ 1 मीटर क्यूब ऑफ द कंडक्टर, कि जो भी हमारे पास कंडक्टर होगा उसके यूनिट वॉल्यूम की रेजिस्टेंस को क्या बोला जाएगा, रेजिस्टिविटी बोला जाएगा। अब इसे और हम कैसे लिख सकते हैं, ये देखें जरा, ये रिलेशन है R इज इक्वल टू रो L ओवर A। अगर मैं यहां से रेजिस्टिविटी को सेपरेट करूं तो मैं लिखूंगा रो इज इक्वल टू R A डिवाइडेड बाय L। जरा यूनिट्स की पहले बात कर लेते हैं, फिर जरा डिटेल में डिस्कस करते हैं रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी को। एज यू नो कि जो रेजिस्टेंस है इसके यूनिट्स क्या होते हैं, ओहम, एरिया के मीटर स्क्वायर और लेंथ के क्या होते हैं, मीटर। तो यहां से ये जो 1 मीटर है 1 मीटर से कैंसिल हो जाएगा और स्टूडेंट्स हमारे पास यूनिट्स आ जाएंगे ओहम मीटर। तो ये याद रखिएगा कि ओहम मीटर किसके यूनिट्स हैं, रेजिस्टिविटी के या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के। अब डियर स्टूडेंट्स आप जरा गौर से बात सुनिएगा कि रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस में फर्क क्या है। फर्ज करें जनाब ये जो मार्कर है ना मेरे पास, ये एक मेटालिक कंडक्टर है और इसकी रेजिस्टेंस R है। मैं आपको ये बात इस तरीके से समझाऊंगा कि स्टूडेंट्स इसकी टोटल लेंथ में जो टोटल रेजिस्टेंस है वो ये कैपिटल R है। कैपिटल R क्या है, ये टोटल लेंथ में मौजूद टोटल रेजिस्टेंस की बात हो रही है। और ये जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है ये क्या है, इस पूरे कंडक्टर के इकाई वॉल्यूम की, यूनिट वॉल्यूम की जो रेजिस्टेंस है उसे क्या बोला जाएगा, उसे रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोला जाएगा। तो यहां पे पता चला, ये देखें अब एक और चीज यहां पे मेंशन करते हैं। सपोज कर लें कि अगर मैं एरिया 1 मीटर स्क्वायर अज्यूम करता हूं और जो कंडक्टर की लेंथ है वो भी 1 मीटर कंसीडर करता हूं, ठीक है जी। एरिया कितना मैंने कंसीडर किया, 1 मीटर स्क्वायर, लेंथ मैंने कितनी कंसीडर की, 1 मीटर। तो आपको पता है कि यहां से डायरेक्ट हमें यह पता चल गया कि जो रेजिस्टिविटी है ये असल में रेजिस्टेंस ही है, ठीक है ना। रेजिस्टिविटी कोई नई चीज नहीं है, रेजिस्टिविटी असल में रेजिस्टेंस ही है, लेकिन यूनिट वॉल्यूम की रेजिस्टेंस है। अब डियर स्टूडेंट्स हम ये देखते हैं कि यहां पे मैंने क्या किया। देखें जो वॉल्यूम है ना, वॉल्यूम आप लिख सकते हैं वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया मल्टीप्लाइड बाय लेंथ। अब ये 1 मीटर क्यूब कब बनेगा, वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब तब होगा जब आप एरिया को 1 मीटर स्क्वायर कंसीडर करेंगे और लेंथ को 1 मीटर कंसीडर करेंगे। ये बड़ा जबरदस्त पॉइंट है, क्योंकि मैंने आपसे क्या बोला कि रेजिस्टिविटी क्या है, ये यूनिट वॉल्यूम की रेजिस्टेंस है। तो अब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि बच्चों जल्दी से मुझे बता दें कि रेजिस्टिविटी कितने फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, तो बच्चे फौरन से इस फॉर्मूला की तरफ आते हैं और कहते हैं सर ये देखें हमें इस फॉर्मूला से ये पता चल रहा है, जो कि स्टूडेंट्स की एक छोटी सी मिस्टेक होती है कि सर रेजिस्टिविटी एरिया पे डिपेंड करती है, रेजिस्टिविटी लेंथ पे डिपेंड करती है। मैंने आपको बताया कि रेजिस्टिविटी तो यूनिट वॉल्यूम की रेजिस्टेंस है, तो ये फिर कैसे एरिया पे डिपेंड कर सकती है और ये फिर कैसे लेंथ पे डिपेंड कर सकती है। वट एवर इज द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, यूनिट वॉल्यूम तो नहीं ना चेंज होगा। आप 1 मीटर की वायर ले लें, 5 मीटर की वायर ले लें, 6 मीटर की वायर ले लें, 10 मीटर की वायर ले लें, क्रॉस सेक्शनल एरिया इतना कंसीडर कर लें जो ये आपको नजर आ रहा है, इससे ज्यादा बड़ा कंसीडर कर लें और बड़ा कंसीडर कर लें, यूनिट वॉल्यूम तो सेम रहेगा ना। तो स्टूडेंट्स पता ये चला कि जब आप रेजिस्टिविटी को डिफाइन करते हैं तो एरिया 1 मीटर स्क्वायर होता है और लेंथ 1 मीटर होती है, वट एवर इज द लेंथ एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वायर। तो अब ये बात याद रखिएगा कि ये जो रेजिस्टिविटी है, क्या मुझे बताएं कि ये लेंथ पर डिपेंड करती है, नो डियर स्टूडेंट्स। क्या ये एरिया पर डिपेंड करती है, नो डियर स्टूडेंट्स। तो फिर ये डिपेंड किस चीज पे करती है, नंबर 1 नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ विच द वायर इज मेड। नेचर ऑफ सब्सटेंस कह दें, नेचर ऑफ मटेरियल कह दें, एक ही बात है। एक तो इस चीज पे डिपेंड करती है, ये आपने याद रखना है। सेकेंडली डियर स्टूडेंट्स ये जो रेजिस्टिविटी है ये डिपेंड करती है टेम्परेचर पे। किस पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर पे। तो 2 फैक्टर्स हैं। तो अगर मैं आपसे ये कहूं, जरा एमसीक्यू सुनिएगा, अभी वर्बली बता रहा हूं। एमसीक्यू ये है, अगर मैं आपसे ये कहता हूं कि एक वायर है, उसकी एक सर्टन स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है, अगर इसे मैं
10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूं तो मुझे बताएं रेजिस्टिविटी कितने टाइम्स होगी। तो आपने कहना है सर मटेरियल सेम है, आप इसके जितने मर्जी पीसेस कर दें, जितने मर्जी आप इसके टुकड़े कर दें, यूनिट वॉल्यूम की रेजिस्टेंस नहीं बदलेगी। तो रेजिस्टिविटी क्या रहेगी, सेम रहेगी। अब डी स्टूडेंट्स आइए जरा एक एमसीक्यू मैं आप लोगों से डिस्कस करता हूं, और एमसीक्यू ये है कि लेट्स सपोज आपके पास एक कंडक्टर है लाइक दिस। ये उस कंडक्टर का मैंने क्रॉस सेक्शनल एरिया आपको दिखा दिया, ठीक है। एक स्पेसिफिक लेंथ है कंडक्टर की, और मजे की बात ये है यहां पे सपोज कर लेते हैं कि ये एक एल्यूमिनियम का कंडक्टर है जिसकी एक सर्टन लेंथ एल आपको नजर आ रही है, और स्टूडेंट्स एक इसकी सर्टन रेजिस्टेंस भी है आर, और आपको ये भी पता है कि इसकी रेजिस्टिविटी क्या है रो, ठीक है। अब अगर मैं आपसे क्वेश्चन में ये बोलूं कि बेटा अगर इस कंडक्टर को 2 इक्वल पार्ट्स में कट किया जाएगा, और कीजिएगा ये देखें 2 इक्वल पार्ट्स में कट कर दें, तो एक पार्ट ये आ गया डियर स्टूडेंट्स जिसकी आपको नजर आ रहा है कि लेंथ कम है, और दूसरा पार्ट ये आ जाएगा जिसकी लेंथ ज्यादा है। तो अगर एक एल्यूमिनियम के कंडक्टर को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाए तो ये जो 2 पार्ट्स आपके पास आए इनके बारे में गिवन ऑप्शंस में से कौन सी बात बिल्कुल ठीक है ये आपने बतानी है। और ऑप्शंस को जरा गौर से देखिएगा, अल्फा जो दोनों कटेड पार्ट्स हैं आपके पास उनकी रेजिस्टेंस भी सेम है और उनकी रेजिस्टिविटी भी क्या है, सेम। बीटा ऑप्शन है डियर स्टूडेंट्स आपके पास कि दोनों की रेजिस्टेंस सेम नहीं है लेकिन रेजिस्टिविटी सेम है। चार्ली ऑप्शन ये है डियर स्टूडेंट्स आपके पास कि ना तो दोनों की रेजिस्टेंस सेम है और ना ही दोनों की रेजिस्टिविटी सेम है। और डियर स्टूडेंट्स डेल्टा ऑप्शन ये है कि दोनों की रेजिस्टेंस क्या है, सेम, लेकिन रेजिस्टिविटी जो है ये सेम नहीं है। तो जी डियर स्टूडेंट्स इसमें से कौन सा आंसर ठीक होगा, क्या सोचते हैं आप? ये देखें आपके पास कंडक्टर था एल्यूमिनियम का, ठीक है जी, आपने उसे 2 अनइक्वल पार्ट्स में कट किया। तो ये बात तो आप सबको पता होनी चाहिए कि जो रेजिस्टेंस है इसका तो लेंथ के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। जिस पार्ट की लेंथ ज्यादा होगी उसकी रेजिस्टेंस ज्यादा होगी, और जिस पार्ट की लेंथ कम होगी उसकी रेजिस्टेंस क्या होगी, कम। तो पता ये चला कि ये जो स्मॉलर लेंथ वाला पार्ट है एल्यूमिनियम का इसकी रेजिस्टेंस भी कम होगी, और ये जो ग्रेटर पार्ट वाला आप देख रहे हैं कि एल्यूमिनियम का पीस होगा जिसकी लेंथ ज्यादा है, इसकी रेजिस्टेंस भी क्या होगी, ज्यादा। लेकिन एक बात तो बताएं, मटेरियल तो सेम है ना। आप एक कंडक्टर को चाहे 2 इक्वल पार्ट्स में कट कर दें या अनइक्वल पार्ट्स में कट कर दें, अगर मटेरियल सेम, नेचर ऑफ सब्सटेंस सेम, तो फिर रेजिस्टिविटी क्या होगी, सेम। तो पता ये चला डियर स्टूडेंट्स कि यहां पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा दैट इज बीटा, कि दोनों की रेजिस्टेंस तो सेम नहीं होगी क्योंकि दोनों की लेंथ डिफरेंट है, क्योंकि मटेरियल सेम है इस वजह से रेजिस्टिविटी क्या होगी, सेम होगी। तो इस तरह से आपको क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, या मैंने आपको एक आइडिया दिया, एक कॉन्सेप्ट को समझाया कि रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी बेसिकली क्या चीजें हैं। अब डियर स्टूडेंट्स एक और चीज डिस्कस करते हैं। लेट्स से अगर आपको एमसीक्यू में ये बोला जाए कि एक कंडक्टर है उसकी आप लेंथ को भी डबल कर दो, ठीक है जी, और जो एरिया है उसे भी डबल कर दो, तो रेजिस्टेंस पे क्या फर्क पड़ेगा? तो देखिए मैंने रिलेशन यूज किया R इज इक्वल टू रो L ओवर A। तो लेंथ को भी डबल कर दिया, एरिया को भी डबल कर दिया, तो आपको नजर आ रहा है 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो रेजिस्टेंस क्या रहेगी डियर स्टूडेंट्स, इट विल रिमेन द सेम। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन हैं वो आपको पता होना चाहिए, जिसे मैंने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था। वो ये है द रेसिप्रोकल ऑफ कंडक्टेंस इज नोन एज रेजिस्टेंस, या द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज नोन एज कंडक्टेंस। ये बात हमेशा याद रखनी है, द प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टेंस एंड कंडक्टेंस इज ऑलवेज इक्वल टू 1। इसे नहीं भूलना, ये आपने याद रखना है। और अगर कंडक्टेंस के यूनिट्स की बात की जाए तो वो रेजिस्टेंस के ऑपोजिट होंगी। रेजिस्टेंस के मैंने लास्ट टाइम बताया था यूनिट्स हैं ओहम, ठीक है जी। तो कंडक्टेंस के यूनिट्स क्या होंगे, आप पर ओहम कह सकते हैं, आप मोहो कह सकते हैं, आप सीमेंस कह सकते हैं, ये इसके ऐसे यूनिट्स हैं। इसी के साथ साथ डियर स्टूडेंट्स अगर मैं ये कहूँ कि सिग्मा जो कि कंडक्टिविटी है इट इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, तो फिर इसके यूनिट्स क्या होंगे? तो इसके यूनिट्स डियर स्टूडेंट्स हमारे पास होंगे, क्योंकि इसके होते हैं ओहम मीटर, तो ये होंगे पर ओहम
पर मीटर। और यहां से भी एक बात याद रखनी है, द प्रोडक्ट ऑफ कंडक्टिविटी एंड रेजिस्टिविटी इज ऑलवेज इक्वल टू 1। तो इस तरह के पॉइंट्स स्टूडेंट्स आपने याद रखने हैं। अब डियर स्टूडेंट्स, मैं ये बताऊंगा कि जो कंडक्टर की रेजिस्टेंस है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और ये बात आपको बड़े अच्छे से पता है। आप एक कंडक्टर का टेम्परेचर जितना ज्यादा कर दोगे उसकी रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। अच्छा, होता क्या है, टेम्परेचर को इंक्रीज करने से कंडक्टर के अंदर हो क्या जाता है, असल में इस कंडक्टर के अंदर एटम्स होते हैं। जब किसी कंडक्टर को आप हीट अप करते हो या उसका टेम्परेचर ज़्यादा करते हो तो एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन इंक्रीज हो जाता है। और फर्ज करें अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे आ रहा है तो अब इलेक्ट्रॉन के लैटिस के एटम्स के साथ टकराने के चांसेस पहले से ज़्यादा हो गए, तो इसका मतलब है रेजिस्टेंस बढ़ गई। और दो बातें यहाँ पे याद रखनी है कि जो कंडक्टर्स होते हैं, कंडक्टर्स, उनकी जो रेजिस्टेंस और टेम्परेचर का रिलेशन है वो डायरेक्ट है। तो ये मैंने किसके लिए लिखा है स्टूडेंट्स, ये मैंने बात की है कंडक्टर्स के लिए। कंडक्टर्स में मेटल की बात कर देता हूँ कि ये मेटल्स के लिए एप्लीकेबल है। अच्छा, एक और केस है जिसमें रेजिस्टेंस और टेम्परेचर का रिलेशन क्या होता है, इनवर्स होता है। ये बात मैंने किस मटेरियल के लिए लिखी है, याद रखिए कि ये जो बात है ये सेमीकंडक्टर्स के लिए है, सेमीकंडक्टर्स के लिए। तो ये दो पॉइंट्स भी जरा याद रखिएगा। अब डियर स्टूडेंट्स, हम ये डिस्कस करेंगे जी, लेट्स सपोज हमारे पास जनाब एक कंडक्टर है। अब एक डिस्क्रिप्शन है, बड़े गौर से आपने इसे समझना है। ये कंडक्टर का जो इनिशियल टेम्परेचर है ये है जनाब 0 डिग्री सेल्सियस, और 0 डिग्री सेल्सियस पे इस कंडक्टर की जो रेजिस्टेंस है वो है R0। फिर क्या किया जाता है, इस कंडक्टर को हीट अप किया जाता है या इसका टेम्परेचर पहले से बढ़ा दिया जाता है। और अब इसका टेम्परेचर, अच्छा इनिशियल टेम्परेचर को डियर स्टूडेंट्स आप लिख सकते हैं T1 कर लें आप, लेट्स से T1। फिर जब हीट अप किया तो इसका टेम्परेचर T1 से चेंज होके T2 हो गया। तो T2 टेम्परेचर जो कि एक हायर टेम्परेचर होगा, इस पे जो रेजिस्टेंस है वो R0 से इंक्रीज होके RT हो जाएगी। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो अगर मैं टेम्परेचर में चेंज की बात करूं तो टेम्परेचर में चेंज आप ऐसे लिख सकते हैं, डेल्टा टी इज द चेंज इन टेम्परेचर। ये होगा जी फाइनल माइनस इनिशियल। अच्छा, मैं यहां पे स्मॉल टी यूज कर रहा हूं, और स्मॉल टी किसे रिप्रेजेंट करता है, ये डिग्री सेल्सियस को रिप्रेजेंट करता है, इस चीज को याद रखिएगा। और जब टेम्परेचर के चेंज की बात की जाती है तो डिग्री सेल्सियस के चेंज की बात कर लें या केल्विन के चेंज की बात कर लें, स्टूडेंट्स ये चेंज क्या होता है, ये चेंज सेम होता है। अब यहां से मैं आप लोगों को क्या बात बताना चाहता हूं डियर स्टूडेंट्स, आइए जरा उसे डिस्कस करते हैं। इट हैज बीन सीन दैट RT माइनस R0 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R0। अच्छा, RT माइनस R0 क्या है, इट इज द चेंज इन टेम्परेचर। अगर किसी कंडक्टर की 0 डिग्री सेल्सियस पे ये रेजिस्टेंस पहले ही बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो फिर जो टेम्परेचर को चेंज करने से नई रेजिस्टेंस आएगी और जो आप चेंज निकालेंगे वो चेंज बहुत ज्यादा होगा। मतलब ये कि अगर 0 डिग्री सेल्सियस पे इसकी रेजिस्टेंस पहले ही ज्यादा है तो हीट अप करने से और ज्यादा हो जाएगी, तो इसके रेजिस्टेंस में जो चेंज आएगा वो बहुत ज्यादा होगा। तो RT माइनस R0 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R0। और ये देखा गया है एक्सपेरिमेंटली के रेजिस्टेंस में जो चेंज है वो टेम्परेचर राइज के भी प्रोपोर्शनल होता है, इट इज डेल्टा टी। अब यहां पे जस्ट 1 मिनट के लिए रुक जाइए डियर स्टूडेंट्स। अगर आप अपनी टेक्स्ट बुक देखेंगे ना तो वहां पे तो लिखा हुआ है टी, लेकिन मैंने लेक्चर में क्या लिखा, डेल्टा टी। तो इसका बड़ा सिंपल सा आंसर ये है डियर स्टूडेंट्स, जब आप अपनी टेक्स्ट बुक में नेक्स्ट पेज पे एक एग्जाम्पल देखेंगे तो वहां पे जाके वो जो सिंपल टी लिखा हुआ है ना उसे टेम्परेचर राइज बोलता है। तो एक्चुअली वो टेम्परेचर नहीं है, वो टेम्परेचर का डिफरेंस है, टेम्परेचर राइज है, वो एक्चुअली डेल्टा टी है। तो इसलिए मैंने इसे डेल्टा टी लिखा। अब दोनों प्रोपोर्शनैलिटीज को जरा कंबाइन करें तो हमारे पास आ जाएगा RT माइनस R0 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R0 इंटू डेल्टा टी। तो डियर स्टूडेंट्स, RT माइनस R0 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R0 इंटू डेल्टा टी। ये RT माइनस R0 जो लिखा है इसे चेंज इन रेजिस्टेंस कहते हैं।
दिस इज द चेंज इन टेम्परेचर, और आर नॉट जो है ये हमारे पास रेजिस्टेंस है एट 0 डिग्री सेल्सियस। अगर मैं इस प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वालिटी में लेके आऊँ तो डियर स्टूडेंट्स मैं फर्दर लिखूंगा आर टी माइनस आर नॉट इज इक्वल टू कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी हियर इज अल्फा, जिसे टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस बोला जाता है, और आगे आर नॉट डेल्टा टी एज इट इज आ जाएगा। अब डियर स्टूडेंट्स मैं यहाँ से अल्फा की वैल्यू सेपरेट करूंगा, क्योंकि अल्फा को बोला जाता है टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी भी कह सकते हैं और रेजिस्टेंस भी कह सकते हैं। अभी आपको बताता हूं कि कब रेजिस्टिविटी बोलेंगे और कब रेजिस्टेंस बोलेंगे। देखें अल्फा एज इट इज ये आ जाएगा जी आर टी माइनस आर नॉट डिवाइडेड बाय आर नॉट इंटू डेल्टा टी। अब एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की इंफॉर्मेशन मैं आपको देने लगा हूं कि देखें ज़रूरी नहीं है, ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप यहाँ पे आर टी और आर नॉट लिखो, क्योंकि ऊपर तो रेजिस्टेंस का चेंज है ना, तो रेजिस्टेंस के चेंज को आप ऐसे भी तो लिख सकते हो आर टू माइनस आर वन डिवाइडेड बाय आर वन डेल्टा टी। अब अगर मैं यहाँ से इसके यूनिट्स की बात करूँ स्टूडेंट्स, तो देखें ऊपर क्या है रेजिस्टेंस का चेंज, जिसके यूनिट्स क्या होंगे ओहम, नीचे क्या है रेजिस्टेंस, तो ओहम तो ओहम से कैंसिल हो जाएंगे, तो अल्फा के यूनिट्स क्या बनेंगे। तो अब अल्फा के जरा यूनिट्स देखिए, इसके यूनिट्स डियर स्टूडेंट्स हमारे पास होते हैं, या तो ये देखें ये टेम्परेचर का ना चेंज है, मैं बार बार इस बात पे बहुत फोकस कर रहा हूँ, एम्फेसाइज कर रहा हूँ कि दिस इज नॉट ए सिंगल टेम्परेचर, ये डिग्री सेल्सियस का एक सिंगल वैल्यू या सिंगल चीज़ नहीं है कि आप इसे जस्ट कहें जी ये 10 डिग्री सेल्सियस है, ये 50 डिग्री सेल्सियस है। नो डियर स्टूडेंट्स, इट इज़ टेम्परेचर राइज, या इसे टेम्परेचर का चेंज बोला जाता है। तो अब जो टेम्परेचर का चेंज है, जैसे मैंने पहले बताया था कि डिग्री सेल्सियस में और केल्विन में क्या होता है सेम, तो पता चला कि इसके दो यूनिट्स हैं, इसके यूनिट्स हो सकते हैं पर डिग्री सेल्सियस और इसके यूनिट्स हो सकते हैं पर केल्विन, इसे याद रखिएगा। अब अगर मैं यहाँ पे रेजिस्टेंस का फॉर्मूला पुट कर दूँ R इज इक्वल टू रो एल ओवर ए, तो डी स्टूडेंट्स इसका एक और रिलेशन बन जाएगा, वो ये है अल्फा इज इक्वल टू रो टी माइनस रो नॉट डिवाइडेड बाय रो नॉट इंटू डेल्टा टी। इसे बोला जाता है टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी और इसे बोला जाता है टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो डियर स्टूडेंट्स अब यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ कि रेजिस्टेंस का अगर टेम्परेचर के साथ डायरेक्ट रिलेशन है तो फिर रेजिस्टिविटी का भी टेम्परेचर के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। अगर आप अपनी टेक्स्ट बुक के अंदर एक ग्राफ को देखें ना डियर स्टूडेंट्स, तो वो ग्राफ बेसिकली कुछ इस तरीके से आपको गिवन है, वर्टिकल एक्सिस के ऊपर हमारे पास रेजिस्टिविटी है और हॉरिजॉन्टल एक्सिस के ऊपर टेम्परेचर है, और ग्राफ इसका कुछ ऐसे बना हुआ है कि ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, और एक बात का ख्याल रखना ये जीरो नहीं है, ठीक है। इसका मतलब है कि अगर टेम्परेचर को 0 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाए तो रेजिस्टिविटी 0 नहीं होगी। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये -200 डिग्री सेल्सियस आपकी बुक में है, और जो टेम्परेचर 0 का होगा उसकी कई मार्किंग इस तरह से यहाँ पे 0 को शो किया हुआ है। तो ये टेम्परेचर एक्स एक्सिस के अलोंग है, लेट से मैं इसे डिग्री सेल्सियस में कंसीडर कर लेता हूँ, और वर्टिकल एक्सिस पर रेजिस्टिविटी है। तो स्टूडेंट्स इसका ग्राफ कुछ इस तरीके के है कि स्ट्रेट लाइन प्रोपोर्शनैलिटी के बाद ये ग्राफ बेंड हो जाता है वाई एक्सिस की तरफ। इसका मतलब ये है कि जहां तक ये स्ट्रेट लाइन रहता है ना, वहां तक स्टूडेंट्स रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर का डायरेक्ट रिलेशन है। अब ग्राफ को स्ट्रेट लाइन होना चाहिए था ऐसे, लेकिन ग्राफ इस तरफ बेंड हो गया, तो इसका क्या मतलब है कि एक वक्त ऐसा आता है जिस पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा इंक्रीज करने से रेजिस्टिविटी में फिर रैपिड चेंज आना शुरू हो जाता है। अब डियर स्टूडेंट्स कुछ और इंपॉर्टेंट यहाँ पे रिलेशन है जो आपने याद रखने हैं, जिसमें से एक ये है आर टी इज इक्वल टू आर नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। इस रिलेशन से भी आपको डिफरेंट एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं। अच्छा, ये रिलेशन कहाँ से आ गया? कई बच्चे ये सोचते हैं कि सर ये कहाँ से हमारे पास नया रिलेशन आ गया। ये जो आपको रिलेशन नजर आ रहा है ना डियर स्टूडेंट्स, आर टी माइनस आर नॉट डिवाइडेड बाय आर नॉट इंटू डेल्टा टी इज इक्वल टू अल्फा, तो अगर इसको रीअरेंज किया जाए तो हमारे पास ये रिलेशन बन जाता है। अब डियर स्टूडेंट्स जब आप टेक्स्ट बुक के अंदर ये टॉपिक पढ़ेंगे ना, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी एंड इट्स डिपेंडेंस ऑन टेम्परेचर, तो वहां पे राइट साइड पे आपको एक टेबल नजर आएगा जो कि चैप्टर नंबर 13 का पहला टेबल है 13.1। तो स्टूडेंट्स उस टेबल के अंदर जो डिफरेंट मेटल्स हैं उनकी रेजिस्टिविटी गिवन है और उनके अल्फा की वैल्यू गिवन है। ऑन द बिहाफ ऑफ रेजिस्टिविटी अगर बात की जाए तो कॉपर इज द बेस्ट कंडक्टर।
जस्ट कंडक्टिविटी को देख के नहीं बोला हमने, ठीक है, या जस्ट हमने रेजिस्टिविटी को देख के नहीं बोला कि कॉपर की कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा है, कॉपर की रेजिस्टिविटी सबसे कम है, सिर्फ इस वजह से इसको बेस्ट कंडक्टर नहीं कहते। इजीली अवेलेबल हो, चीप हो, ठीक है, उसका यूज ज्यादा हो, तो तमाम फैक्टर्स होते हैं। तो कॉपर इज द बेस्ट कंडक्टर, ये बात याद रखिए। अब उस टेबल के अंदर बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं कि स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर इस टेबल से कैसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्या हमने इस टेबल की वैल्यूज़ को याद करना है? तो याद रखिएगा, आपने उसके अंदर जितनी भी वैल्यूज़ हैं सबकी क्रैमिंग नहीं करनी। सॉरी टू से, आपको टेबल तो नहीं ना पूछेगा कि फ्ला की क्या वैल्यू है या इसकी क्या वैल्यू है, उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं स्टूडेंट्स, वो निकालते हैं। जैसे देखें, आप वहाँ पे देखेंगे कि जो अल्फ़ा है, ठीक है जी, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, ये आयरन का और प्लैटिनम का ये सेम है, ये आपने याद रखना है, एमसीक्यू में आपसे पूछा जा सकता है। इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स, जो अल्फ़ा है एल्यूमिनियम का और जो अल्फ़ा है कॉपर का, ये भी क्या है, सेम है, ये आपने याद रखना है। तो एमसीक्यू में ये दो इन्फॉर्मेशन आपको पूछी जा सकती हैं। अब स्टूडेंट्स, कुछ आपके पास मटेरियल्स ऐसे होते हैं कि जिनका टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होता है, पॉजिटिव, उनका टेम्परेचर और रेजिस्टेंस के दरमियान डायरेक्ट रिलेशन होता है। मेटल्स की बात कर रहा हूँ। कुछ मटेरियल्स ऐसे हैं जिनका टेम्परेचर कोफिशिएंट नेगेटिव होता है, उनकी रेजिस्टेंस और टेम्परेचर के दरमियान इन्वर्स रिलेशन है। जैसे आप सेमीकंडक्टर्स की बात करते हैं, सिलिकॉन की बात कर लें, जर्मेनियम की बात कर लें, इस तरह से। स्टूडेंट्स, आइए ज़रा एक छोटा सा एमसीक्यू डिस्कस करते हैं। और एमसीक्यू की स्टेटमेंट कुछ ये है डियर स्टूडेंट्स कि एक कंडक्टर है, ठीक है जी, उस कंडक्टर की जो इनिशियल रेजिस्टेंस है वो है 100 ओहम और जो इनिशियल टेम्परेचर है वो है 100 डिग्री सेल्सियस, और इस कंडक्टर की रेजिस्टेंस 200 ओहम हो जाती है। अब ये किस टेम्परेचर पे 200 ओहम होगी, ये आप लोगों ने बतानी है डियर स्टूडेंट्स। तो T2 आप लोगों ने फाइंड आउट करना है। और उस कंडक्टर का जो अल्फा है उसकी वैल्यू आपको गिवन है 0.005 पर डिग्री सेल्सियस भी कह सकते हैं, पर केल्विन भी कह सकते हैं। और ज़रा ऑप्शंस को भी मेंशन कर लेते हैं। तो लेट्स से डियर स्टूडेंट्स, मैं कहता हूँ अल्फा आपके पास है 200 डिग्री सेल्सियस, बीटा है डियर स्टूडेंट्स लेट्स से 300 डिग्री सेल्सियस, चार्ली में है जी 150 डिग्री सेल्सियस, और डेल्टा है डियर स्टूडेंट्स 250 डिग्री सेल्सियस। तो जी स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे? इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले ये देखेंगे कि रिलेशन हम कौन सा यूज़ करें। तो रिलेशन हम यहाँ से यूज़ करेंगे। एक काम करते हैं, मेरे पास जो रिलेशन है वो मैं पहले लिखता हूँ, वो ये है, ये देखें, अल्फा इज इक्वल टू RT माइनस R0 डिवाइडेड बाय R0 इंटू डेल्टा टी। ये वाला रिलेशन मैं यूज़ करने जा रहा हूँ, लेकिन मुझे तो टेम्परेचर चाहिए। तो एक काम करते हैं ना, स्वैप कर देते हैं पोजीशंस। डेल्टा टी को आप अल्फा की जगह ले आए, अल्फा को डेल्टा टी की जगह ले आए। तो स्टूडेंट्स, मैं अब यहाँ पे यूँ लिखूंगा ऐसे, डेल्टा टी इज इक्वल टू, अब मैं अगर ये यूज़ कर लूँ तो मेरा नहीं ख्याल है कि आपको कोई प्रॉब्लम होगी, क्योंकि मैंने बताया कि आप रेजिस्टेंस के चेंज को देख रहे होते हैं ना। तो मैं लिखूंगा R2 माइनस R1 डिवाइडेड बाय R1 इंटू अल्फा। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पे वैल्यूज पुट करके हम देखते हैं। तो इसका फर्दर जो सोल्यूशन है वो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, ये आ जाएगा जी डेल्टा टी इज इक्वल टू R2 कितनी है, दैट इज 200, ठीक है, माइनस R1 कितनी है आपके पास, R1 है 100, तो ये आ जाएगा 100, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, डिवाइडेड बाय, अब R1 कितनी है, ये 100 है, ठीक है जी, साथ मल्टीप्लाई होना है, ये मल्टीप्लाई का साइन। अब आगे आपने अल्फा की वैल्यू लिखनी है। अल्फा की वैल्यू क्या है, 0.005। क्या स्टूडेंट्स, मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ 5 डिवाइड, क्योंकि डेसिमल पॉइंट को खत्म करें ना, तो 1 2 3, एक के आगे कितने जीरोस आ जाएंगे, 1 2 3। अच्छा, मैं ऐसे इस वजह से बताता हूँ ताकि आप लोगों को कॉन्फिडेंस मिले कि कैलकुलेशन मुश्किल नहीं होती, टफ नहीं होती है, बस ज़रा बेसिक आप ज़रा अच्छी कर लीजिए। अब स्टूडेंट्स ये देखें, 200 में से 100 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ऊपर क्या आ जाएगा 100, डिनोमिनेटर में क्या है 100, तो ये वाला 100 इस ऊपर वाले 100 से कैंसिल हो जाएगा। तो फर्दर मैं यहाँ पे लिखूंगा डेल्टा टी इज इक्वल टू, ये 1000 ऊपर आ जाएगा,
1000 डिवाइडेड बाय 5। फर्दर जनाब आप इसे सॉल्व करें, डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 200 डिग्री सेल्सियस। अब बच्चा यहाँ पे क्या करता है, अल्फा लगा के आ जाता है। ये लें जी, मैंने आप जैसा काम किया, फौरन से मैंने कहा जी अल्फा इज द आंसर, क्योंकि अल्फा में लिखा हुआ है 200 डिग्री सेल्सियस और आप लोगों ने आंसर भी क्या निकाला, 200 डिग्री सेल्सियस। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपकी सबसे बड़ी मिस्टेक है, आंसर अल्फा नहीं है, दिस इज रॉन्ग, ये आंसर नहीं है। क्यों? आप अपने टेक्स्ट बुक के मुताबिक काम करते हो, आप फॉर्मूला यूज करते हो, आप यहां पे टी नहीं लिखते, आप क्या लिखते हैं, भूल जाते हैं ना, आप लिखते हैं डेल्टा टी। ठीक है, डेल्टा टी की बजाय आप टी यूज कर लेते हैं। मेरी बात समझ आई है? आप टेक्स्ट बुक के मुताबिक ये रिलेशन पिक करते हैं। मैंने तो यहां पे डेल्टा टी लिखा है ना, आप क्या लिखते हैं, टी। तो फिर आप ये समझ बैठते हैं कि आंसर जो आया है वो ये वाला टेम्परेचर आ गया जो हमें रिक्वायर्ड था। तो डियर स्टूडेंट्स, याद रखिएगा, अभी आप लोगों ने टेम्परेचर का चेंज कैलकुलेट किया है। टेम्परेचर के चेंज को फर्दर आप ऐसे लिखेंगे, डेल्टा टी इज इक्वल टू T2 माइनस T1। अब डेल्टा टी की वैल्यू 200 डिग्री सेल्सियस है, T1 की वैल्यू कितनी है, 100 डिग्री सेल्सियस। T2 यहां से निकालें तो T2 इज इक्वल टू डेल्टा टी प्लस T1। तो स्टूडेंट्स ये देखें, डेल्टा टी की वैल्यू है 200, T1 की वैल्यू है 100, तो इट विल बी 300 डिग्री सेल्सियस। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा डियर स्टूडेंट्स, दैट विल बी 300 डिग्री सेल्सियस। तो इस पॉइंट को याद रखिएगा और नेक्स्ट टाइम से आपने ये देखना है कि क्या बात हो रही है। अच्छा, कई दफ़ा ये रिलेशन भी यूज़ किया जाएगा, आपको एमसीक्यू इस तरीके से पूछा जाएगा, आपको 0 डिग्री सेल्सियस पे रेजिस्टेंस गिवन होगी, आपको अल्फा गिवन होगा, आपको 2 टेम्परेचर्स गिवन हो सकते हैं, उनका चेंज ले लीजिएगा, या आपको टेम्परेचर राइज का मतलब है टेम्परेचर का चेंज गिवन है, डेल्टा टी आपको गिवन है। तो यहाँ से सॉल्व करके T डिग्री सेल्सियस पे आप रेजिस्टेंस बता सकते हैं। अब एक और यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात है, अगर एमसीक्यू ऐसा आ जाए कि RT डिवाइडेड बाय R0 रेशो फाइंड आउट करनी है, तो वो किसके इक्वल होगी, 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। स्टूडेंट्स, आइए एक और एमसीक्यू डिस्कस करते हैं, और ये बड़ा ज़बरदस्त किस्म का एक एमसीक्यू है, ग्राफिकल। देखते हैं इसकी क्या सिग्निफिकेंस है। आपको बेटा एक ग्राफ गिवन है इस तरीके से, जैसे ये ग्राफ मैं आपके सामने ड्रॉ कर रहा हूँ, दिस इज ग्राफ। ठीक है जी, हॉरिजॉन्टल एक्सिस के ऊपर आपको गिवन है टेम्परेचर, और जो वर्टिकल एक्सिस है डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे रेजिस्टेंस है इन ओहम। ठीक है, और ग्राफ कुछ इस तरीके से है, ऐसे लाइक दिस, यहाँ से स्टार्ट होके यूं जा रहा है ग्राफ। तो ये वैल्यू आपको गिवन है, इस वैल्यू को भी याद रखें, क्योंकि ये रेजिस्टेंस की वैल्यू है, ये 0.0 है, यानी ये टेम्परेचर है। तो ये वैल्यू है लेट्स से 40 ओहम। ठीक है, ये 40 ओहम है, और जो ये वैल्यू है, ठीक है जी, इसकी भी मैं वैल्यू लिख देता हूं, ये आपको गिवन है लेट्स से 50 ओहम। ठीक है, और आपसे ये कहा जाता है कि आपने इस ग्राफ से किस चीज़ की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, आपने अल्फा को फाइंड आउट करना है। तो जी डियर स्टूडेंट्स, एनी वन ऑफ यू कर सकते हैं सॉल्व इसे। पहले ऑप्शंस देख लें, 0.004, ठीक है जी, पर केल्विन। बीटा में मैं लिखता हूँ 0.005 पर केल्विन। चार्ली में मैं लिखता हूँ 0, और डेल्टा में मैं मेंशन कर रहा हूँ 0.003 पर केल्विन। जी, तो डियर स्टूडेंट्स, आइडिया है आपको कि इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे। तो अभी आपने देखा, मैंने आपसे एक एमसीक्यू पूछा था। तो स्टूडेंट्स, एमसीक्यू की जो डायग्राम है, जो ग्राफ है, ये आपके सामने दोबारा मैंने ड्रॉ की। अब मैंने आपसे ये पूछा था कि अगर आपको वर्टिकल एक्सिस पे रेजिस्टेंस गिवन हो, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे आपको टेम्परेचर गिवन हो, इस तरह का ग्राफ गिवन हो, तो आप अल्फा की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं। अल्फा क्या है, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो आइए सबसे पहले यहां पे स्लोप के कॉन्सेप्ट को डिस्कस करते हैं। स्लोप क्या होती है, मैंने कई दफा आपको बताया था, स्लोप है tan थीटा के बराबर डेल्टा y ओवर डेल्टा x। तो पहले जरा इस चीज को समझिए, स्लोप जिसे स्टूडेंट्स हम यूं लिखते हैं कि स्लोप इज एक्चुअली टेंजेंट ऑफ थीटा
आप इसे लिख सकते हैं डेल्टा वाई डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। अब डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स की टर्म्स में बात करते हैं। तो देखें, अगर मैं यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लूं, ये देखें, दिस इज द परपेंडिकुलर, ठीक है जी, और यहां पे एक ये हॉरिजॉन्टल लेंथ आ जाएगी जो कि बेस बन गई, तो आपको ये एक ट्रायंगल नजर आ रही है। अब मैं इसकी स्लोप भी निकाल सकता हूं और ये हमारे पास एंगल क्या होगा, थीटा होगा, ठीक है जी। अब इसकी जो बेसिकली ये वाली लेंथ है, ये क्या होगी, ये होगी जी टोटल में से आप ये सब्ट्रैक्ट कर दें, ये आ जाएगी, ठीक है डी स्टूडेंट्स। टोटल में से ये जो टोटल लेंथ है, इस टोटल में से आप इसे सब्ट्रैक्ट कर दें, ये वाली लेंथ आ जाएगी। अब ये आप कर क्या रहे हैं, आप रेजिस्टेंस का चेंज ले रहे हैं। तो गौर से जरा देखिए, डेल्टा वाई ये वाली लेंथ जिसे मैं डेल्टा वाई कह रहा हूं, ये एक्चुअली ऐसे नहीं है, R2 माइनस R1, ठीक है जी। और x का चेंज, अगर मैं ये चेंज डिस्कस करना चाहूं, जैसे मैंने वहां पे यहां पे जो वैल्यू दी थी, मैंने ये कहा था जी टेम्परेचर 0 है, और लेट्स से इस वैल्यू को मैं 50 कह देता हूं, ये 50 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर को रिप्रेजेंट कर रही है। तो अब आपको ये वाली जो लेंथ नजर आ रही है, ये डेल्टा एक्स है, तो 50 माइनस 0, तो नीचे क्या आ गया, टेम्परेचर का चेंज। तो यहां पे अब मैं लिखूंगा डेल्टा टी। तो आई होप सो डियर स्टूडेंट्स आपको ये बात समझ आई होगी। तो अब जरा स्लोप को कैलकुलेट करते हैं, गौर से ये पॉइंट सीखना आपने। हाँ जी, R2 कितना है, R2 माइनस R1, 50 माइनस 40, तो ऊपर आ जाएगा जी 50 माइनस 40, ठीक है जी। फिर आप टेम्परेचर का चेंज भी फाइंड आउट करें, 50 माइनस 0, ये क्या आ जाएगा, ये 50 आ जाएगा। लेकिन हमें तो डी स्टूडेंट्स अल्फा चाहिए, तो अल्फा कैसे निकाल सकते हैं, दोनों तरफ आपको R0 से डिवाइड करना पड़ेगा। ये देखें, अब जब यहां पे हम R0 से डिवाइड करेंगे, जैसे ऊपर समझा देता हूं, यहां पे अगर मैं R0 से डिवाइड करूंगा तो फिर यहां पे भी R0 आ जाएगा, और ये पूरी की पूरी वैल्यू हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगी, ये अल्फा के इक्वल आ जाएगी। तो पता चला स्लोप डिवाइडेड बाय R0 आपके पास क्या बन जाएगा, अल्फा बन जाएगा। तो ये तो डेल्टा टी की वैल्यू थी। अब R0 देखते हैं, 0 डिग्री सेल्सियस पे रेजिस्टेंस कितनी है, टोटल 40। तो मैं अब यहां पे लिखूंगा डियर स्टूडेंट्स 40। अच्छा जी, ऊपर क्या आ जाएगा, 50 में से 40 गए, 10 डिवाइडेड बाय, डिनोमिनेटर में क्या है हमारे पास, 40 इंटू 50। तो ये देखें, एक जीरो को एक जीरो से कैंसिल कर दें, तो स्लोप डिवाइडेड बाय R0, जो बेसिकली किसकी इंफॉर्मेशन दे रही है, अल्फा की। तो अल्फा किसके इक्वल आ जाएगा, हाँ जी, ऊपर आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 5 को 40 से मल्टीप्लाई करें 200 आ जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, इसे डिवाइड करेंगे तो 0.005, या तो आप आगे यूनिट्स पर केल्विन लिख दें या पर डिग्री सेल्सियस लिख दें। तो स्टूडेंट्स, हमारा जो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है दैट इज दिस, यानी जिस ऑप्शन में मैंने 0.05 को मेंशन किया था। तो इस तरह के क्वेश्चंस डियर स्टूडेंट्स पूछे जा सकते हैं, इसे अपने नोट्स में ऐड कर लीजिएगा, ये एक नई चीज़ है आप लोगों के लिए। आइए डियर स्टूडेंट्स, अब एक और चीज़ को डिस्कस करते हैं। आप सब ने ये रिलेशन बड़े अच्छे से पढ़ लिया, R इज इक्वल टू रो L ओवर A। एक काम करते हैं, अगर मैं एक कंडक्टर की बात करूं जो कि सिलेंड्रिकल कंडक्टर है, तो उसका एरिया क्या आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर। तो फर्दर इसे मैं लिखूंगा L ओवर पाई आर स्क्वायर। लेकिन अगर आप में से मुझे कोई ये कहता है सर अगर डायमीटर की बात की हो, रेडियस की बात ना की हो, तो फिर क्या होगा, तो आप 4 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें, तो 4r स्क्वायर डी स्क्वायर बन जाएगा। तो ऊपर न्यूमरेटर में हम लिखेंगे 4 रो L डिवाइडेड बाय पाई डी स्क्वायर। अब यहां से ना मुझे एक स्कीम नजर आ गई, R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया is inversely proportional to square of radius is inversely proportional to square of diameter। तो ये फैक्टर आपने याद रखना है। आपको बोला जाएगा एक वायर का एरिया इतना कर दिया गया, उसके रेडियस को इतने टाइम्स कर दिया गया, उसके डायमीटर को इतने टाइम्स कर दिया गया, बताइए रेजिस्टेंस क्या होगी। एक तो ये बात याद रखनी है, और यहाँ से डिफरेंट न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये जो आपको एक रिलेशन नजर आ रहा है ना डियर स्टूडेंट्स, R इज इक्वल टू रो L ओवर A, इससे रिलेटेड
आपकी टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज में एक न्यूमेरिकल मौजूद है तो आपने उसे असाइनमेंट के तौर पे सॉल्व करना है। एक्सरसाइज में एक न्यूमेरिकल है जिसमें ये रिलेशन यूज होता है, R इज इक्वल टू रो एल ओवर ए, उसे ज़रा सॉल्व कीजिएगा। तो वैसे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। अब स्टूडेंट्स, ये जो कंडक्टर की रेजिस्टेंस होती है ना, ये देखें, ये चेंज की जा सकती है स्ट्रेचिंग के जरिए भी। वर्ड क्या मैंने यूज किया, इस पे फोकस करें आप। जैसे मैं पहले बता रहा था, देखें लेक्चर के स्टार्ट में कि ये एक कंडक्टर है। फर्ज कर लें जनाब ये कोई मेटालिक कंडक्टर है, इसकी लेंथ L है और इसकी रेजिस्टेंस R है। आप में से मुझे किसी ने बोला सर इसकी लेंथ को डबल कर दें, तो मैंने एक और मार्कर इसके साथ अटैच कर दिया। ये मतलब है ये हो गई लेंथ डबल। लेंथ डबल तो रेजिस्टेंस डबल। ठीक है जी। एक कंडक्टर था, उसके आगे मैंने उसी कंडक्टर की सेम लेंथ दोबारा लगा दी, तो इसे कहते हैं एक ही कंडक्टर की लेंथ को डबल करने से उसकी रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, डबल। अब एक टर्मिनोलॉजी ये यूज की जाती है कि एक वायर है आपके पास, एक कंडक्टर है बेटा, उसकी लेंथ क्या है L, उसको स्ट्रेच कर रहे हैं आप, खींच रहे हैं, मतलब इस एंड से और इस एंड से पकड़ के खींच रहे हैं, स्ट्रेच। तो अब आप उसकी लेंथ को स्ट्रेचिंग के थ्रू क्या कर रहे हो, चेंज कर रहे हो। तो अब उसकी रेजिस्टेंस पे क्या फर्क पड़ेगा डियर स्टूडेंट्स, इस कॉन्सेप्ट को हमने सीखना है। तो आइए डियर स्टूडेंट्स इस कॉन्सेप्ट को डिस्कस करते हैं, विच इज स्ट्रेचिंग ऑफ वायर। ये एक बड़ा जबरदस्त कॉन्सेप्ट है डियर स्टूडेंट्स, अपने नोट्स में ये जरा अच्छे से ऐड कीजिएगा कि वायर की स्ट्रेचिंग का क्या मतलब होता है। एक सबसे पहले मैं इसका सिंपल सा सॉल्यूशन बताऊंगा कि अगर आपको क्वेश्चन आ जाता है कि एक वायर को इतना स्ट्रेच किया कि उसकी लेंथ डबल हो गई, तो आप उसे कैसे सॉल्व करते हो रेजिस्टेंस को। पहले आप वो कॉन्सेप्ट देखेंगे, उसके बाद फिर मैं आपको एक शॉर्टकट की तरफ लेके चलूंगा। तो आइए जरा देखते हैं स्टूडेंट्स। लेट्स से जनाब हमें क्वेश्चन ये पूछा गया कि मेरे पास एक वायर है, उसकी लेंथ L है, उसकी रेजिस्टेंस R है। मैंने वायर की स्ट्रेचिंग की और वायर को स्ट्रेच करके उसकी लेंथ को डबल कर दिया। जब मैंने खींचा है ना, तो जितने टाइम्स लेंथ इंक्रीज होती है ना, उतने टाइम्स एरिया भी रिड्यूस हो जाता है। तो एक बच्चा ऐसे सोचता है कि मुझे तो ये पता है कि जो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है, ये देखें रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है वो है जी रो L ओवर A। तो जब वो स्ट्रेचिंग का कॉन्सेप्ट अप्लाई करता है ना, तो उसने माइंड में ये सोचना है कि जब आप एक वायर को डबल कर देंगे बाय स्ट्रेचिंग, तो उसका एरिया क्या हो जाएगा, जितने टाइम्स लेंथ इंक्रीज करेगी उतने टाइम्स एरिया डिक्रीज करेगा। अगर आपने स्ट्रेचिंग के जरिए वायर की लेंथ को डबल कर दिया तो एरिया हाफ हो जाएगा। और ये देखें, ये 2 ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा तो न्यू रेजिस्टेंस विल बी 4 रो L ओवर A। अब रो L ओवर A रेजिस्टेंस है, तो न्यू रेजिस्टेंस कितनी आ गई, 4 टाइम्स आ गई। अब डियर स्टूडेंट्स ये सोल्यूशन बिल्कुल ठीक है, ये अप्रोच बिल्कुल ठीक है, मुझे इस अप्रोच से किसी किस्म का कोई इतराज नहीं है। आप में से बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे करते होंगे, दैट्स फाइन, दैट्स गुड। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि जब आप स्ट्रेचिंग के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो ना, तो और क्वेश्चन में ये बोला जाए कि जनाब हमने वायर की लेंथ को 4 गुना कर दिया स्ट्रेचिंग के जरिए, 5 गुना कर दिया, 6 गुना कर दिया, तो आप सिर्फ लेंथ के साथ कंसर्न्ड रहे, आपको एरिया का ना सोचना पड़े। तो ऐसा कैसे हो सकता है? इससे पहले एक चीज देखिए, अगर मैं वॉल्यूम को डिस्कस करूं ना स्टूडेंट्स, तो वॉल्यूम क्या होता है, एरिया मल्टीप्लाइड बाय लेंथ। जब आप स्ट्रेचिंग के जरिए किसी भी वायर की लेंथ को इंक्रीज करते हैं तो उतने टाइम्स एरिया क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। तो ये वॉल्यूम क्या रहता है स्टूडेंट्स, वॉल्यूम सेम रहता है। तो हमने ये सीख लिया कि जब स्ट्रेचिंग की जाएगी तो वॉल्यूम क्या रहेगा, सेम रहेगा। अब मैं आपको शॉर्टकट की तरफ लेके चलता हूं स्टूडेंट्स। शॉर्टकट ये है, जरा गौर कीजिएगा, रिलेशन है R इज इक्वल टू रो L ओवर A। इस फॉर्मूला में आप लेंथ से मल्टीप्लाई भी कर दें और डिवाइड भी कर दें, तो फिर देखते हैं क्या बनता है। ये देखें, जब इसी फॉर्मूला में मैं लेंथ से मल्टीप्लाई भी कर दूंगा, लेंथ से डिवाइड भी कर दूंगा, तो स्टूडेंट्स ऊपर बन जाएगा रो L स्क्वायर, डिनोमिनेटर में एरिया मल्टीप्लाइड बाय लेंथ। जैसे मैंने यहां पे एक्सप्लेन किया, तो डिनोमिनेटर में वॉल्यूम आ जाएगा। और ये बात आपको पता है कि जब वायर की स्ट्रेचिंग की जाती है तो उसका वॉल्यूम क्या रहता है, सेम। अब स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ये नेचर ऑफ मटेरियल या सब्सटेंस पर डिपेंड करती है, तो ना तो रेजिस्टिविटी चेंज होगी स्ट्रेचिंग करने से, ना वॉल्यूम चेंज होगा।
तो रो और वी यहां पर कांस्टेंट है, तो स्टूडेंट्स यहां से हमारे पास एक रिलेशन आ जाता है वायर की स्ट्रेचिंग के लिए, जो कि ये है R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L स्क्वायर, और ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन है। अब यहां से आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब मैं दोबारा से इस क्वेश्चन को रीड करता हूं। मैंने स्टार्ट में क्वेश्चन ये किया था कि अगर एक वायर की लेंथ को बाय स्ट्रेचिंग आप डबल कर देते हैं तो रेजिस्टेंस कितने टाइम हो जाएगी, इस फॉर्मूला में पुट करूंगा। तो देखें जरा ये फॉर्मूला कैसे यूज होगा। मैं लिखूंगा R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, जी बताइए लेंथ कितनी की डबल, तो ये आ जाएगा 2L का स्क्वायर। फर्दर नेक्स्ट स्टेप में मुझे ये बताओ जल्दी से बच्चों कि L स्क्वायर के साथ स्क्वायर लेने के बाद फैक्टर क्या आ जाएगा, तो देखें L स्क्वायर का फैक्टर क्या हो जाएगा 4 टाइम्स, तो रेजिस्टेंस भी कितनी हो जाएगी 4 टाइम्स। तो देखें मैंने जस्ट क्या किया, लेंथ के स्क्वायर से सॉल्यूशन की आंसर बिल्कुल ठीक आया। यहां पे भी क्या आंसर आ रहा था 4 टाइम्स होगी रेजिस्टेंस, यहां पे भी क्या आंसर आ गया 4 टाइम्स होगी रेजिस्टेंस। तो डियर स्टूडेंट्स इस कॉन्सेप्ट को आपने याद रखना है। अच्छा कई दफ़ा ये होता है क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है, वो आपको ये कहता है कि हमने एक वायर को स्ट्रेच किया, उसका एरिया 2 टाइम्स डिक्रीज हो गया स्ट्रेचिंग से, बताएं रेजिस्टेंस क्या होगी। अब आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे, आप इस कॉन्सेप्ट को एक सेकंड के लिए माइंड में सोचिए कि आप इसे कैसे करेंगे, लेकिन तब तक मैं आपको एक और छोटा सा नया पॉइंट सिखाता हूँ। स्टूडेंट्स कई दफ़ा आप आपस में बहस कर रहे होते हैं, एक बच्चा कहता है कि जो रेजिस्टेंस है वो मास पे डिपेंड करती है, दूसरा बच्चा कहता है नहीं नहीं ये देखें जी फॉर्मूला तो ये है R इज इक्वल टू L ओवर A, तो दिखाओ इसमें कहाँ है मास। तो वायर का जो मास है रेजिस्टेंस उस पर डिपेंड नहीं करती। अब एक काम करते हैं, मैं आपको यहाँ पे एक रिलेशन बना के देता हूँ। ये देखें ये आपको नजर आ रहा होगा रो L ओवर A, ठीक है जी। इसको दोबारा यूज कर रहे हैं हम, रो L स्क्वायर ओवर V, ठीक है। रो L ओवर A को हमने ट्रांसफॉर्म किया था इसमें, यानी रो L स्क्वायर ओवर V बन गया था। इसे जरा यूज करते हैं। डेंसिटी किसके बराबर होती है, जरा डेंसिटी को भी देख लेते हैं। डेंसिटी होती है जी मास पर यूनिट वॉल्यूम, डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है जी। अब यहां पे डेंसिटी का सिंबल मैंने रो नहीं लिखा, वजह पता क्या है, क्योंकि ये है रेजिस्टिविटी, तो डेंसिटी इसके साथ मिक्स ना हो जाए, तो मैंने डेंसिटी को सिंपली D कह दिया। अब यहां से हम वॉल्यूम सेपरेट करते हैं। स्टूडेंट्स जब यहां से वॉल्यूम सेपरेट करेंगे तो ये बनेगा मास डिवाइडेड बाय डेंसिटी। जस्ट आप ये देखें कि रिलेशंस के साथ हम कैसे प्ले कर रहे हैं, रिलेशंस को हम कैसे जस्टिफाई कर रहे हैं। तो यहां पर फर्दर मैं लिखूंगा रो L स्क्वायर डिवाइडेड बाय जी, वॉल्यूम की जगह क्या आ जाएगा मास डिवाइडेड बाय डेंसिटी, डेंसिटी ऊपर चली जाएगी तो ये आएगा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी डेंसिटी लेंथ स्क्वायर डिवाइडेड बाय मास। तो बच्चों मैंने आपको मास का एक रिलेशन डिराइव करके दिया कि ऐसा भी हो सकता है। और अभी जो मैंने आपको एक बात सोचने के लिए बोली थी कि अगर क्वेश्चन में ये आए एक वायर को आपने स्ट्रेच किया और स्ट्रेचिंग के जरिए आपने उसका एरिया हाफ कर दिया, लेंथ की बात ही नहीं हुई, फिर आप कैसे सॉल्व करेंगे। अब एक काम करना, और वो काम ये है स्टूडेंट्स, अब आप लिखेंगे R इज इक्वल टू रो L ओवर A। पहले क्या किया था, लेंथ से मल्टीप्लाई लेंथ से डिवाइड। अब आप लोगों ने काम करना है एरिया से मल्टीप्लाई और एरिया से ही डिवाइड करना है। हाँ जी, ऊपर क्या बन जाएगा एरिया इंटू लेंथ वॉल्यूम, तो ये बनेगा रो V स्टैंड्स फॉर वॉल्यूम डिवाइडेड बाय एरिया स्क्वायर। अभी आपको बताया था जब आप वायर को स्ट्रेच करेंगे खींचेंगे तो वॉल्यूम क्या रहेगा सेम, रेजिस्टिविटी क्या रहेगी सेम। तो रेजिस्टेंस का एरिया के स्क्वायर के साथ क्या रिलेशन आ गया बच्चों, इनवर्स रिलेशन आ गया। तो देखिए मैंने आपको दो ऐसी चीजें बताई कि एक चीज को सोचे बगैर जो चीज गिवन है उसी से आंसर कर सकते हो। पहले क्या किया था, वायर को खींचा, लेंथ डबल की, सिर्फ लेंथ से रेजिस्टेंस बता दी। अब वायर को स्ट्रेच किया, उसका एरिया हाफ कर दिया, तो ये A/2 का होल स्क्वायर होगा। तो A स्क्वायर 4 टाइम्स रिड्यूस हुआ है, इनवर्स रिलेशन है तो रेजिस्टेंस भी 4 टाइम इंक्रीज हो जाएगी। तो इस तरह से क्वेश्चंस आप कर सकते हैं। एक और बात, आर्टिकल क्या डिस्कस कर रहे हैं आप आर्टिकल डिस्कस कर रहे हैं स्ट्रेचिंग ऑफ वायर। आप में से एक बच्चा उठता है और मुझे कहता है सर क्या स्ट्रेचिंग ऑफ वायर में, यहां लिख देता हूं R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, ये एप्लीकेबल है
या जब हम वायर को स्ट्रेच करते हैं तो क्या R प्रोपोर्शनल टू L एप्लीकेबल है? मैं कहूंगा नो, दिस इज नॉट एप्लीकेबल। तो स्ट्रेचिंग ऑफ वायर में कौन सा रिलेशन एप्लीकेबल है? R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L स्क्वायर। और अगर आप में से कोई बच्चा कहता है सर फिर जल्दी से ये बताएं कि जो रेजिस्टेंस है क्या ये एरिया के ऐसे प्रोपोर्शनल है जैसे हमने पहले पढ़ा हुआ है इन केस ऑफ स्ट्रेचिंग, तो मैं फिर अगेन कहूंगा नो डियर स्टूडेंट्स, नो, ये भी नहीं हो सकता। फिर अभी आपको मैंने बताया कि इन केस ऑफ स्ट्रेचिंग ये याद रखना है। तो इन कॉन्सेप्ट्स को आपने याद रखना है। अभी भी एक पॉइंट रहता है स्टूडेंट्स, आप ना डिफरेंट क्वेश्चंस देखते हो जिसमें ये बोला होता है। अब अच्छा, ये जो अब मैं क्वेश्चन बताने लगा हूं ना, इसे जरा गौर से सुनिएगा। क्वेश्चन ये है कि आपके पास एक वायर है, ठीक है, उसकी लेंथ L, उसकी रेजिस्टेंस R। आपने वायर की स्ट्रेचिंग की और इसकी लेंथ को 0.1% पहले से ज्यादा कर दिया, यानी परसेंटेज इंक्रीज इन लेंथ कितना है? 0.1%। तो फिर जल्दी से मुझे ये बताएं कि परसेंटेज इंक्रीज इन रेजिस्टेंस कितना होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप क्या करेंगे? तो देखें, इसका सोल्यूशन मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूं। कभी किसी ज़माने में आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में वो पढ़ा था परसेंटेज अनसर्टेनिटी को, पावर रूल, वहाँ पे शायद आप लोगों ने पढ़ा हो कि पावर स्टार्ट में आ जाती है। तो अब ज़रा उसे देखिएगा स्टूडेंट्स। मुझे ये पता है कि स्ट्रेचिंग के केस में जो चीज़ एप्लीकेबल है दैट इज़ R इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L स्क्वायर, दैट्स फाइन। अब रेजिस्टेंस की परसेंटेज अनसर्टेनिटी की बात कर लो या परसेंटेज इंक्रीज की बात कर लो, लेंथ की परसेंटेज अनसर्टेनिटी की बात कर लो, परसेंटेज अनसर्टेनिटी कह दें, परसेंटेज एरर कह दें, परसेंटेज इंक्रीज कह दें, एक ही बात है। ठीक है, अब इसे लिखते कैसे हैं? ऐसे लिखते हैं डेल्टा R डिवाइडेड बाय R, ठीक है जी, ये परसेंटेज इंक्रीज इन रेजिस्टेंस है। पावर रूल ये कहता है कि ये 2 स्टार्ट में आ जाएगा, आगे आप लिखेंगे डेल्टा L डिवाइडेड बाय L। ठीक है, ये सारा परसेंटेज में डिस्कस हो रहा है, वो मैं मेंशन नहीं कर रहा। दिस इज द परसेंटेज इंक्रीज इन रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 2 इंटू परसेंटेज इंक्रीज इन लेंथ। अब आपको परसेंटेज इंक्रीज इन लेंथ गिवन है कितना? 0.1%। तो ये देखें, ये वाला 2 एज इट इज आ गया, ये परसेंटेज इंक्रीज इन लेंथ है। मैं फिर कह रहा हूं, मैं साथ 100% नहीं लिख रहा, आप लिख लीजिएगा। मतलब आप इसे अपने नोट्स में ऐसे लिखेंगे डेल्टा R डिवाइडेड बाय R मल्टीप्लाइड बाय 100%, उधर लिखेंगे 2 इंटू डेल्टा L डिवाइडेड बाय L मल्टीप्लाइड बाय 100%। तो मैं डायरेक्ट बात कर रहा हूं कि ये आपको गिवन है परसेंटेज इंक्रीज इन लेंथ, वो कितना है? 0.1%। तो मैंने यहां पर लिख दिया 0.1%। तो फिर बताओ परसेंटेज इंक्रीज इन रेजिस्टेंस कितना हुआ? 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो स्टूडेंट्स ये बन जाएगा 0.2%। तो स्टूडेंट्स इस तरह के क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं। ये आर्टिकल देखने में टेक्स्ट बुक से बड़ा छोटा लगता है, लेकिन लिटरली ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें डिफरेंट वेरिएशंस हैं। स्टूडेंट्स इस सारे आर्टिकल को अच्छे तरीके से रीड आउट कीजिएगा। टेक्स्ट बुक के अंदर जितनी एग्जाम्पल्स हैं इससे रिलेटेड उन्हें सॉल्व करें। एक्सरसाइज में जाएं, शॉर्ट क्वेश्चंस को पढ़ें जो इस टॉपिक से रिलेटेड हैं, न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करें। और अगर फिर भी आपको किसी भी कॉन्सेप्ट में कोई आपको लगता है कि मसला है, कुछ चीज़ डिस्कस करनी है, तो ऐप के थ्रू ज़रूर मुझसे डिस्कस करें। अपना ख्याल रखिएगा डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।